नमस्कार, मैं डॉक्टर चंद्र प्रकाश घारू। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं बीएससी पार्ट सेकंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यूनिट 4। इसमें हमने कार्बोक्सिलिक एसिड कंप्लीट कर लिया था और आज हम डिस्कस कर रहे हैं यूनिट 4 का एक्टिव मिथाइलिन कंपाउंड्स, जो कि दो रिएक्शंस, केमिकल रिएक्शन जो है मैलोनिक एस्टर की जो रिमेनिंग थी उसको हम डिस्कस कर रहे हैं। उसमें अगली रिएक्शन जो है अमीनो अम्लों का निर्माण। पिछली क्लास में हमने मैलोनिल यूरिया बार ब्यूटेरिक एसिड का फॉर्मेशन किस तरह से होता है उसके बारे में रिएक्शन की बात की थी, और आज हम डिस्कस कर रहे हैं अमीनो एसिड का फॉर्मेशन। मैलोनिक एस्टर की अभिक्रिया नाइट्रस अम्ल से कराने पर, नाइट्रस अम्ल से जब मैलोनिक एस्टर की अभिक्रिया करवाई जाती है तो नाइट्रोसो डेरिवेटिव का फॉर्मेशन होता है। हाइड्रोजन जो है वो एनओ ग्रुप के द्वारा सब्स्टिट्यूट हो जाता है, नाइट्रोसो समूह के द्वारा व्युत्पन्न हो प्रतिस्थापन से नाइट्रोसो डेरिवेटिव का फॉर्मेशन होता है, जो जिंक की उपस्थिति में अपचयन द्वारा, जिंक की प्रेजेंस में इसका रिडक्शन होता है। और रिडक्शन के द्वारा आपको पता है कि नाइट्रोसो कंपाउंड रिडक्शन के द्वारा एमिनो ग्रुप के अंदर अगला जो नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स है उसमें हम डिस्कस भी करेंगे। अमीनो डेरिवेटिव में वो कन्वर्ट हो जाता है, अमीनो व्युत्पन्न प्राप्त होता है। यह व्युत्पन्न, इस व्युत्पन्न का एसिटिलीकरण किया जाता है। इसका एसिटाइलेशन करने पर, इसका एसिटिलीकरण करने पर प्राप्त योग्य, एसिटिलीकरण करोगे तो उस कंडीशन के अंदर क्या हुआ, NH ग्रुप जो है वो अब यहाँ पे प्रोटेक्टेड हो गया, या अपन कहें कि NH ग्रुप जो है वहाँ पे एसिटाइल ग्रुप जो है वो सब्स्टिट्यूट हो जाता है। NH2 में हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट होता है CH3CO ग्रुप के द्वारा, एसिटाइल ग्रुप के द्वारा। इसके पश्चात जो यौगिक प्राप्त हो रहा है उसका जल अपघटन करने पर, उसका जल अपघटन जब किया जाता है तो उस कंडीशन में इथेनॉल के दो मॉलिक्यूल एलिमिनेट हो जाते हैं, एसिटिक अम्ल एलिमिनेट होता है और डाई कार्बोक्सिलिक अमीनो कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है, जिससे फर्दर जब गर्म किया जाता है, क्योंकि एक ही कार्बन पे दो कार्बोक्सिलिक ग्रुप स्टेबल नहीं होते हैं, उसको जब गर्म किया जाता है तो अमीनो एसिड का फॉर्मेशन, जो कि सिंपलेस्ट अमीनो एसिड यहाँ पे दर्शाया गया, लाइसिन का फॉर्मेशन होता है। तो सबसे पहले मैलोनिक एस्टर नाइट्रस एसिड की क्रिया नाइट्रोसो डेरिवेटिव बनता है, जिंक की प्रेजेंस में रिडक्शन, रिडक्शन से अमीनो ग्रुप या अमीनो डेरिवेटिव का फॉर्मेशन होता है। फिर एसिटिक एनहाइड्राइड के प्रेजेंस में एसिटिलीकरण, एसिटाइलेशन हो रहा है अमीनो ग्रुप का, और फाइनली हाइड्रोलिसिस से डाई कार्बोक्सिलिक अमीनो कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है, जो गर्म करने पर अमीनो एसिड या ग्लाइसिन का निर्माण करता है। तो ये रिएक्शन अमीनो अम्ल निर्माण मैलोनिक एस्टर के द्वारा, वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन इट इज। तो अमीनो अम्ल का निर्माण किस तरह से होता है। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं क्लेजन कंडेंसेशन, क्लेजन संघनन अभिक्रिया। क्लेजन कंडेंसेशन अभिक्रिया एल्डोल संघनन अभिक्रिया के समान ही होती है। इस अभिक्रिया में अल्फा हाइड्रोजन प्रबल क्षार की उपस्थिति में निष्कासित किया जाता है। सबसे पहले प्रबल क्षार की उपस्थिति में अल्फा हाइड्रोजन का निष्कासन होता है, जिसके फलस्वरूप एनायन प्राप्त होता है। एनायन प्राप्त होता है या एनायन दूसरे अणु पर नाभिक स्नेह की भांति आक्रमण करता है। तो यहाँ पे एथिल एसीटेट यहाँ पे दर्शाया गया है। एथिल एसीटेट की रिएक्शंस आप देख रहे हैं कि आप जब सोडियम, एथिल एसीटेट है, सोडियम इथॉक्साइड है जो कि एक स्ट्रॉन्ग बेस है। ये इथॉक्साइड आयन जो है वो हाइड्रोजन, अल्फा हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करता है, इथेनॉल का एलिमिनेशन होता है, एनायन का फॉर्मेशन होता है। ये एनायन एथिल एसीटेट के दूसरे मॉलिक्यूल के ऊपर अटैक करता है, कार्बोनाइल कार्बन के ऊपर अटैक करता है, और फाइनली आपको एसिटो एसिटिक एस्टर आपको प्राप्त हो जाता है। एसिटो एसिटिक एस्टर जो है वो प्राप्त होता है। यह अभिक्रिया क्लेजन संघनन अभिक्रिया कहलाती है। एथिल एसीटेट प्रबल क्षार इथॉक्साइड के उपस्थिति संघनन द्वारा एसिटो एसिटिक एस्टर का निर्माण करता है। तो इसी के साथ जो कार्बोक्सिलिक एसिड या फोर्थ जो आपकी यूनिट है वो समाप्त होती है। कुछ पार्ट सेकंड यूनिट का बाकी रह गया था, ईथर और इपॉक्साइड। तो इसी के साथ हम सेकंड यूनिट का ईथर और इपॉक्साइड वाला पार्ट जो है वो आज शुरू कर रहे हैं इसी क्लास में। तो ईथर को जल के डायल्किल व्युत्पन्न, अल्कोहल के अल्किल व्युत्पन्न अथवा अल्कोहल के एनहाइड्रेट के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। तो यहाँ पे ये वाटर है, वाटर के अंदर दो हाइड्रोजन प्रेजेंट है, दोनों हाइड्रोजन यदि अल्काइल ग्रुप के द्वारा सब्स्टिट्यूट कर दिए जाएं तो डायल्किल डेरिवेटिव। तो इस तरह से हम जल ईथर को
जल के डाइअल्किल व्युत्पन्न के रूप में परिभाषित कर सकते हैं। इसी तरह अल्कोहल की बात करें, अल्कोहल में ROH हाइड्रोजन जो है वो यदि अल्काइल ग्रुप के द्वारा सब्स्टिट्यूट हो जाए तो ROR या ROR डैश यानी कि डाइअल्किल ईथर का फॉर्मेशन होता है। तो हम देखते हैं कि अल्कोहल के अल्किल व्युत्पन्न के रूप में भी हम ईथर को परिभाषित कर सकते हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन जो है वो है अल्कोहल को किस तरह से, अल्कोहल के एनहाइड्रेट के रूप में, एनहाइड्रेट यानी कि अल्कोहल के दो मॉलिक्यूल सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस में रिएक्शन करे, वाटर का मॉलिक्यूल एलिमिनेट हो और ईथर का फॉर्मेशन होता है। इस कांसेप्ट से अल्कोहल के एनहाइड्रेट के रूप में भी इसको परिभाषित किया जाता है। नामकरण सरल या सम्मित ईथर की बात करें, यदि ऑक्सीजन की दोनों मुक्त संयुक्ताएं दो समान एल्किल समूह द्वारा पूरी होती है तो ईथर सरल या सम्मित ईथर कहलाता है। इनका नामकरण डाइअल्किल ईथर या डाइएरिल ईथर के रूप में किया जाता है। जैसे पहला एग्जाम्पल हमने देखा है यहाँ पे डाई मैथिल ईथर। इसी तरह से दूसरा एग्जाम्पल जो है डाई एथिल ईथर, यहाँ पे फिनाइल रिंग जब प्रेजेंट होती है तो इसे डाईफेनिल ईथर के रूप में इसे कहा जाता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि इनको सम्मित ईथर जो है उनको डाइअल्किल ईथर के रूप में नामकरण उनका किया जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं मिश्रित या असम्मित ईथर। मिश्रित या असम्मित ईथर क्या होते हैं? यदि ऑक्सीजन की दोनों मुक्त संयुक्ताएं दो एल्किल अथवा एल समूह द्वारा पूरी होती है तो प्राप्त ईथर मिश्रित या असम्मित ईथर कहलाता है। जैसे कि सबसे पहला एग्जाम्पल आप देख लीजिए यहाँ पे। फर्स्ट एग्जाम्पल जो है उसमें मिथाइल ग्रुप और एथिल ग्रुप जो है ऑक्सीजन से जुड़े हुए हैं, तो इसका नाम अल्फ़ाबेटिकली हम लेंगे एथिल मैथिल ईथर। एथिल मैथिल ईथर, IUPAC नेम मिथॉक्सी एथीन, 1-मिथॉक्सी एथीन। दूसरा जो है एथिल प्रोपिल ईथर। एथिल प्रोपिल ईथर, एथिल प्रोपिल ईथर को हम इथॉक्सी प्रोपीन, 1-इथॉक्सी प्रोपीन कहेंगे। दूसरा जो तीसरा एग्जाम्पल है उसमें एथिल आइसोप्रोपिल ईथर है और इसका नाम जो है 2-इथॉक्सी प्रोपीन होगा। तीसरा जो कंपाउंड है उसमें आप देखेंगे इथॉक्सी बीटा क्लोरोप्रोपिल ईथर। इथॉक्सी बीटा क्लोरोप्रोपिल ईथर नाम क्या हो जाएगा? 2-क्लोरो 1-इथॉक्सी प्रोपीन। फिर तीसरा जो है वो एथिल फेनिल ईथर है। एथिल फेनिल ईथर या इथॉक्सी बेंजीन, जिसे फेनिटॉल के नाम से भी जाना जाता है, फेनिटॉल। तीसरा जो एग्जाम्पल है वो मैथिल फेनिल ईथर, जिसे मिथॉक्सी बेंजीन के नाम से भी जाना जाता है। इसे एनिसॉल भी कहा जाता है। IUPAC एनिसॉल नाम इसको अडॉप्टेड है। अगला एग्जाम्पल जो है वो है पैरामीनो मैथिल फेनिल ईथर। पैरामीनो मैथिल फेनिल ईथर। अगला है इसे एनिसिडीन 4-मिथॉक्सी एनिलीन या एनिसिडीन के नाम से भी इसको जाना जाता है। अब हम नेक्स्ट जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है मेथड ऑफ फॉर्मेशन। इसका क्या मेथड ऑफ फॉर्मेशन से बनाने की विधियाँ। तो सबसे पहली विधि हम डिस्कस करते हैं, इसका विधि जो है विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया। ये हमने की है अल्काइल हैलाइड के चैप्टर में भी हमने की है और अल्कोहल के चैप्टर में भी हमने इस रिएक्शन को डिस्कस किया था। एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया सोडियम एल्कोक्साइड से कराने पर ईथर का निर्माण होता है। तो यहाँ पे सबसे पहले अल्कोहल से सोडियम एल्कोक्साइड प्राप्त किया जाता है, उसकी अभिक्रिया एल्किल हैलाइड के साथ में करवाई जाती है। तो यहाँ पे सोडियम एल्कोक्साइड लिया है, सोडियम एल्कोक्साइड और एल्किल हैलाइड की रिएक्शन से ईथर का फॉर्मेशन होता है। ये अभिक्रिया की क्रियाविधि अपन देखें तो ये पाथ SN2 क्रियाविधि का पाथ है, जिसमें सबसे पहले सोडियम एल्कोक्साइड जो है वो एल्कोक्साइड आयन इससे प्राप्त होगा। ये जो एल्कोक्साइड आयन है वो एल्किल हैलाइड के ऊपर आक्रमण करेगा, ट्रांजिशन स्टेट प्राप्त होगी और ईथर प्राप्त होगा और NaX का फॉर्मेशन हो जाएगा।
ये SN2 क्रियाविधि। इसकी SN1 क्रियाविधि हम देखें तो सबसे पहले एल्कोक्साइड आयन प्राप्त हुआ और एल्किल हैलाइड जो है उसके अंदर बॉन्ड एसोसिएशन हुआ, कार्बोकेटायन प्राप्त हुआ। एल्कोक्साइड और कार्बोकेटायन के संयोग से ईथर का निर्माण हो जाता है। Na+ जो है X- से रिएक्शन करके NaX का फॉर्मेशन करता है। तो इस प्रकार से विलियमसन संश्लेषण विधि जो है SN2 रिएक्शन मैकेनिज्म और SN1 क्रियाविधि द्वारा भी इसको समझाया जा सकता है। नेक्स्ट इसके अंदर नेक्स्ट एग्जांपल जो है वो है अल्कोहल से किस तरह से आप ईथर को प्राप्त करते हैं। हालांकि विलियमसन संश्लेषण में भी पहले अल्कोहल से अल्कोक्साइड को प्राप्त किया जाता है और अल्कोहल से किस तरह से डायरेक्ट हमने ये रिएक्शन में अल्कोहल के अनहाइड्रेट ईथर को क्यों कहा जाता है, क्योंकि अल्कोहल को सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में 140 डिग्री सेंटीग्रेड तापक्रम पर गर्म करने पर ईथर प्राप्त होता है। तो इसकी मैकेनिज्म भी हम देख लेते हैं कि इसमें क्या मैकेनिज्म को फॉलो किया जा रहा है। तो सबसे पहले अल्कोहल एसिडिक मीडियम है, अम्लीय माध्यम में सल्फ्यूरिक एसिड के कारण इस कारण से सबसे पहले प्रोटोनेटेड अल्कोहल प्राप्त होता है। दिस इज व्हाट प्रोटोनेटेड अल्कोहल, प्रोटोनीकृत अल्कोहल प्राप्त हो गया। अब ये प्रोटोनीकृत अल्कोहल पे अल्कोहल का जो दूसरा मॉलिक्यूल है वो जो है नाभिक स्नेही की भांति आक्रमण करता है। नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया यहाँ पर हो रही है और जब ये अटैक करता है तो उस कंडीशन के अंदर वाटर का मॉलिक्यूल एलिमिनेट होता है और प्रोटोनीकृत ईथर प्राप्त होता है, जिसमें से प्रोटोन के एलिमिनेशन के द्वारा आपको ईथर प्राप्त हो जाता है। अल्कोहल की वाष्प को एल्यूमिना पर प्रवाहित करने पर भी ईथर प्राप्त होता है। तो यहाँ पे अल्कोहल की वाष्प को जब एल्यूमिना में प्रवाहित किया जाता है, अगेन देयर इज अ लॉस ऑफ वाटर एंड ईथर विल बी फॉर्म्ड, ईथर आपको प्राप्त हो जाता है। एल्किल हैलाइड की वाष्प को शुष्क सिल्वर ऑक्साइड से प्रवाहित करने पर, एल्किल हैलाइड है, एल्किल हैलाइड की वाष्प को शुष्क सिल्वर ऑक्साइड के ऊपर प्रवाहित किया जाता है, डाईएल्किल ईथर या ईथर का निर्माण हो जाता है। अल्कोहल तथा डाईएजोनियम एजोमेथेन की अभिक्रिया, अल्कोहल की अभिक्रिया डाईएजोमेथेन के साथ करवाई जाती है। अल्कोहल तथा डाईएजोमेथेन की क्रिया मिथॉक्सी ईथर आपको प्राप्त होता है। तो यहाँ पे रिएक्शन दर्शाई गई है, इसकी क्रियाविधि भी यहाँ पे दर्शाई है। अल्कोहल जो है वो डाईएजोमेथेन पे नाभिक स्नेही की भांति आक्रमण करता है, नाइट्रोजन एलिमिनेट होती है और फाइनली यहाँ पे ईथर जो मिथॉक्सी ईथर जो है वो प्राप्त होता है। ये सभी क्रिया में मिथॉक्सी स्पेसिफिक ईथर मिथॉक्सी ईथर प्राप्त होगा। उच्चतर ईथर का निर्माण, हायर ईथर फॉर्मेशन, ग्रिग्नार अभिकर्मक हैलोजनीकृत ईथर से आपका क्या है, आपका पहले ईथर है, ईथर का हैलोजिनेशन आप केमिकल रिएक्शन में हम देखेंगे। हैलोजिनेशन इसका किया जाता है और फिर मैथिल मैग्नीशियम एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड के साथ रिएक्शन करवाई जाती है। तो यहाँ पे जो ग्रिग्नार अभिकर्मक का एनायन है यानी कि अल्काइल एनायन जो है वो अटैक करता है नाभिक स्नेही की भांति क्लोरीनेटेड कार्बन पर और फाइनली आपको हायर ईथर जो है वो प्राप्त हो जाता है। और इस तरह से हायर ईथर जो है अभिक्रिया के दौरान ग्रिग्नार अभिकर्मक की सहायता से प्राप्त किए जा सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं एल्कीन से ईथर का निर्माण किस प्रकार से किया जा सकता है। एल्कीन से जब आपको ईथर का निर्माण करना है तो अल्कोहल एल्कीन तथा सल्फ्यूरिक ट्राईफ्लोरोएसीटेट क्या क्या ले रहे हैं, अल्कोहल ले रहे हैं और एल्कीन ले रहे हैं और मर्क्यूरिक ट्राईफ्लोरोएसीटेट, इनकी अभिक्रिया जब करवाई जाती है, इनको जब एक साथ लेके गर्म किया जाता है तो एक उत्पाद प्राप्त होता है जो सोडियम बोरोहाइड्राइड की उपस्थिति में, सोडियम बोरोहाइड्राइड जो कि एक अपचायक है, सोडियम बोरोहाइड्राइड की उपस्थिति में इसका अपचयन होता है और अपचयन के द्वारा फाइनली आपको ईथर प्राप्त हो जाता है। तो इस रिएक्शन को हम डिटेल से डिस्कस करते हैं। यहाँ पे ईथर है, ईथर ने जो है ईथर अपने इलेक्ट्रॉन पेयर के साथ में एल्कीन की डबल बॉन्डेड कार्बन के ऊपर अटैक करता है और यहाँ पे जो हमने जो दूसरा रिएजेंट लिया है मर्क्यूरिक ट्राईफ्लोरोएसीटेट, उसके ऊपर भी एल्कीन का इंटरैक्शन होता है जिससे मर्क्यूरो डेरिवेटिव का फॉर्मेशन हो जाता है। अब ये जो मर्क्यूरो डेरिवेटिव है इसका रिडक्शन होता है, ये मर्क्यूरो डेरिवेटिव का रिडक्शन जब होता है तो आपको ईथर प्राप्त होता है, मरकरी अपचयित हो जाती है और ट्राईफ्लोरोएसिटिक एसिड आपको प्राप्त हो जाता है। तो इस प्रकार ये रिएक्शन जो है वो कंप्लीट होती है। नेक्स्ट है भौतिक गुणधर्म।
इनके भौतिक गुणधर्मों की यदि हम बात करें तो इसमें हम बात करेंगे कि प्रारंभिक दो सदस्य जो है वो गैस है, और बाकी के जो सदस्य जबकि अन्य सदस्य जो है वो द्रव अवस्था में पाए जाते हैं। ईथर जल तथा अल्कोहल में विलयशील होता है। ईथर इज हाईली सॉल्युबल इन वाटर एंड अल्कोहल। इनका क्वथनांक संगत हाइड्रोकार्बन की तुलना में अधिक होता है। तो इनका मॉलिक्यूलर इंटरैक्शन जो है, क्योंकि कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड प्रेजेंट है, तो मॉलिक्यूलर इंटरैक्शन जो है, वंडरवॉल इंटरैक्शन जो है, वो दैट इज समवॉट स्ट्रॉन्गर देन दैट ऑफ दी एल्कीन्स और हाइड्रोकार्बन्स। तो हाइड्रोकार्बन की तुलना में इनका क्वथनांक उच्च पाया जाता है। तो कल की क्लास में हम केमिकल रिएक्शंस की बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच।